हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि धातुएं हमारे आसपास होती हैं। इनका इस्तेमाल हम बर्तन, आभूषण, वायर्स आदि बनाने में करते हैं। आइए जानते हैं धातुओं के भौतिक गुण धर्मों के बारे में। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, मरकरी और पारा। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण जो हम धातुओं के बारे में देखते हैं कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी आदि। इनकी चमक के कारण ही हम इनका इस्तेमाल आभूषण बनाने में करते हैं। धातुओं का अन्य गुण है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। धातुओं का अन्य गुण है आघात वर्धिता। आघात का मतलब होता है चोट, और वर्धिता बना है वर्धन से यानी बढ़ने से। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। उनके इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित धातुएं हैं। धातुओं का एक अन्य गुण है तन्यता। तन्यता से मतलब है तनना, यानी कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता है, तानने की जो क्षमता है, उसे कहते हैं तन्यता। सोना और तांबा सर्वाधिक तन्य धातुएं हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धिता और तन्यता के इसी गुण के कारण हम धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दे देते हैं। आप ऐसी अनेक धातुओं के बारे में जानते होंगे जिनका उपयोग हम खाना बनाने के बर्तनों के लिए करते हैं। इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? दरअसल धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब ये शीघ्रता से नहीं गलती। धातुओं के इसी गुण का इस्तेमाल करके हम भोजन पकाने के बर्तन बनाते हैं। चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। साथ ही ये विद्युत के भी बहुत अच्छे चालक होते हैं। यही वजह है कि तांबे के तारों का प्रयोग विद्युत के आवागमन में और हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग में किया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि चांदी के विद्युत का बहुत अच्छा चालक होने के बावजूद हम इसका इस्तेमाल वायरिंग में क्यों नहीं करते? क्योंकि चांदी अत्यधिक मूल्यवान धातु है और इसकी उपलब्धता कॉपर की अपेक्षा काफ़ी कम है। इसीलिए कॉपर को इलेक्ट्रिक वायरिंग में एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अधिकांश धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये हमने जान लिया, किंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं। लेड और मरकरी 2 ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। आप देखते होंगे कि बिजली की जो वायरिंग होती है, वैसे तो उसके अंदर कॉपर की वायर होती है, किंतु बाहर से उस पर रबड़ या पॉलीवाइनिल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। विद्युत वायर पर कुचालक पदार्थ की परत इसलिए चढ़ा दी जाती है जिससे उन्हें छूने पर हमें करंट ना लगे। घनत्व, सामान्यतः धातुओं का घनत्व और गलनांक अधिक होता है, किंतु कुछ अपवाद इसमें भी हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं ऐसी 2 धातुएं हैं जिनका घनत्व बहुत ही कम होता है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। उनके इसी गुण को ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहा जाता है। बर्तनों की आवाज़ से आप परिचित होंगे। साथ ही लोहा, तांबा, सोना, चांदी, सिक्कों आदि में आपने खनक देखी होगी, है ना? ये खनक उनके सोनोरस होने का ही प्रमाण है। ऑक्साइड्स, जैसा कि हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, धातु के ऑक्साइड्स अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसका अर्थ है कि धातु के ऑक्साइड्स क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। आइए जान लेते हैं इनके भौतिक गुणधर्म।
सबसे पहले देखते हैं अवस्था। अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में रहती हैं। ब्रोमीन इसका अपवाद है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहती है। धातुओं की भांति अधातुओं में चमक नहीं होती। उदाहरण कार्बन, लेकिन आयोडीन एक अपवाद है, यह अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अब बात करें यदि कठोरता की, तो अधातुएं कठोर नहीं होती। उदाहरण के लिए कोयला, लेकिन हीरा जो कि कार्बन का अपर रूप है, यह सबसे अधिक कठोर होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। यदि बात करें आघातवर्ध्यता की, तो अधातुएं धातुओं की भांति आघातवर्ध्य नहीं होती, यानी इन्हें पीटकर चादरें नहीं बनाई जा सकती। धातुओं की भांति अधातुएं तन्य नहीं होती। यदि बात करें ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता की, तो अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। यदि बात करें घनत्व की, तो सामान्यतः अधातुओं के घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं। अधातुएं धातुओं की भांति कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती। साथ ही इनके ऑक्साइड्स अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। आइए अब समझते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले धातु की वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखते हैं। भाई वायु में सर्वाधिक क्रियाशील जो धातु है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो धातु जब ऑक्सीजन से संपर्क में आती है तो बनाती है धातु ऑक्साइड्स। यहाँ पर एग्जाम्पल है कॉपर और ऑक्सीजन, 2Cu + O2 मिलकर के कॉपर ऑक्साइड यानी 2CuO बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 4Al + 3O2 मिलकर बना रहे हैं 2Al2O3। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि धातु ऑक्साइड्स की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड्स अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स। ये धातु ऑक्साइड्स अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स के कुछ उदाहरण हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 6 अणुओं से क्रिया करता है और बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और प्लस 3H2O अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2NaOH से क्रिया करके 2NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और साथ ही में जल का अणु अलग हो जाता है। तो इस प्रकार धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारकों दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल बना रहे हैं, ठीक है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। दरअसल ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। आइए इसे देखते हैं। पोटेशियम और सोडियम ये कुछ धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और खुले में रहने पर आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आदि धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यह परत धातुओं की पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा करती है। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए ये एक एल्यूमिनियम का बर्तन है, जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है इसकी बाहरी परत जो है वो ऑक्साइड की हो जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि इस आंतरिक सतह को दोबारा ऑक्सीकरण से बचाता है। गर्म करने पर लोहे का दहन नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे चूर्ण करके आग पर डालें तो ये तेज़ी से जलने लगता है। इसी प्रकार कॉपर का भी दहन नहीं होता, परंतु गर्म करने पर इसमें कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सोना और चांदी ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनको हम कितना भी ताप दे दें ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते।
जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन तथा धातु के ऑक्साइड्स बनाती हैं। कुछ धातु ऑक्साइड्स जल में घुलनशील होते हैं। जब इन्हें जल के साथ मिलाया जाता है तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। कैल्शियम जल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड की जब फिर से जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। विभिन्न धातुएं जल के साथ विभिन्न रूप से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी उनके साथ तैरना शुरू कर देता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक कुछ ऐसी धातुएं हैं जो न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और न ही गर्म जल के साथ, लेकिन ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जबकि कॉपर, सिल्वर, सोना और लेड ये धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते। आइए देखते हैं कि धातुओं की अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। एक एग्जाम्पल है जिंक। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। आइए देखते हैं अब एक टर्म एक्वारेजिया। रॉयल जल को लैटिन भाषा में एक्वारेजिया कहते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर जो ताज़ा मिश्रण प्राप्त होता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं। यह तीव्र संक्षारक प्रकृति का होता है। यह सोने को भी गला सकता है, जबकि इन दोनों अम्लों में अगर अलग अलग सोने को डाला जाए तो इनमें यह क्षमता नहीं होती। यानी यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ हैं। आइए अब देखते हैं कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। पिछली स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है और कुछ धातुएं इनसे अभिक्रिया भी नहीं करती। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से पृथक कर देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई धातु A है और यह B धातु के विलयन से क्रिया कर रही है। तो यदि A अधिक क्रियाशील होगी तो यह B धातु को उसके लवण के विलयन से अलग कर देगी और स्वयं लवण का विलयन बनाएगी और B धातु अलग हो जाएगी। एक केमिकल इक्वेशन से इसे समझते हैं। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर अलग हो जाता है और बनता है आयरन सल्फेट। धातुओं की अभिक्रियाशीलता को देखते हुए ही एक श्रेणी तैयार की गई है। इस श्रेणी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। दरअसल सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को उनके घटते यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सक्रियता श्रेणी को आगे स्लाइड्स में देखते हैं। यह सक्रियता श्रेणी है। इसमें हम धातुओं की अन्य धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता को समझ सकते हैं। यह अवरोही क्रम में होती है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी, उससे नीचे कम, उससे नीचे और कम, और अंत तक जाते जाते सक्रियता कम हो जाती है। यानी सोना, चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जबकि पोटेशियम, सोडियम आदि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। हम पहले भी स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि ये इतनी अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं कि इन्हें वायु में खुला नहीं रखा जाता, इन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि आयरन कॉपर को उसके सल्फेट के विलयन से अलग कर देता है, बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। अगर हम इसे
सक्रियता श्रेणी में देखें तो आयरन ऊपर है चार्ट में और कॉपर नीचे है, यानी कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अगर यह अभिक्रिया हमारे पास इस प्रकार से हो कि कॉपर और आयरन सल्फेट, तो क्या होगा? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील धातु है और आयरन अधिक, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये इसे विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस श्रेणी में ध्यान रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन को ब्रैकेट किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये पूरी सारणी धातुओं की अभिक्रियाशीलता पर आधारित है, किंतु हाइड्रोजन अधातु है और अधातु होते हुए भी यह कई धातुओं से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसे सक्रियता श्रेणी में स्थान दिया गया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस सक्रियता श्रेणी को इसी क्रम में याद कर लीजिए। आशा है आज का अंक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।